जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है स्टडी IQ IAS। प्रशांत धवन सर की वीडियो है। काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो होती है और जो जियो पॉलिटिकल में चल रहा होता है काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं। आज की जो वीडियो है वो तुर्की और अर्दगान अंकल जी को लेकर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली टर्की में कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने सोचा नहीं था। अचानक से एर्दोआन टर्की के प्रेसिडेंट, इनकी बड़ी हार हुई है वेरियस लोकल इलेक्शंस में। ये अपनी कुर्सी नहीं हारे हैं, मगर जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से इनकी हार हुई है लोकल इलेक्शंस में, इस्तांबुल में, अंकारा में, अब लग रहा है कि एर्दोआन के जो साल हैं ये बस गिनती के ही बचे हैं। बहुत ही जल्द ये अपनी कुर्सी भी खो देंगे। नाउ टर्की की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की 2007 साल से यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी राज कर रही है, ये है AK पार्टी। और इसी पार्टी को बिलोंग करते हैं एर्दोआन। एर्दोआन से पहले इस पार्टी को लीड कर रहे थे अब्दुल्ला गुल, मगर 2014 में एर्दोआन प्रेसिडेंट बन गए टर्की के, और तब से लेकर अब 2024 हो गया। 10 साल से लगातार एर्दोआन टर्की के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और एर्दोआन की डोमिनेंस इतनी ज्यादा थी इलेक्शंस में, इनका सपोर्ट इतना जरा था, ना सिर्फ टर्की में, इवन आप कह सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एर्दोआन की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इवन जो सेंट्रल पाकिस्तान नहीं तो तुर्की और अर्दोगान को लेकर तो वैसे पागल हैं। वो कोई नाटक बनाया था तुर्की ने, तो इमरान खान ने पूरे देशवासियों को बोला था कि उस नाटक को देखो और उसकी तरह बिहेव करो। तलवारें, छोटे छोटे बच्चे नकली तलवारें ले लेके निकल रहे थे, आप सभी को सीने याद होंगे, काफ़ी कुछ हुआ था। एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर भी एर्दोआन को देखा जाता है कि ये आदमी हो सकता है कि भविष्य में ओटोमन एम्पायर को वापस लेके आएगा। ये मैं नहीं कह रहा ऑब्वियसली, ये बात एर्दोआन की पॉलिटिकल पार्टी खुद कहती थी कि वापस खलीफा आने वाला है, द कैलिफ इज कमिंग। ये एर्दोआन ने ट्वीट करी थी 2015 में। उसके बाद देखिए टाइम मैगजीन ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि क्यों एर्दोआन का जो एक लव अफेयर है ओटोमन एम्पायर के साथ, ये सारी दुनिया के लिए चिंता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ओटोमन एम्पायर को टर्की फिर से बनाने की कोशिश करता है तो इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे रीजन में बढ़ सकती है। बट इन दी एंड हुआ क्या? एर्दोआन जो अपने साथ बड़े सपने लेकर जा रहे थे, जिनको ओटोमन एम्पायर जिंदा करना था, इनको इन दी एंड डुबा दिया महंगाई ने। यहां पे आप देख पाएंगे दुनिया भर में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। टर्कीज एर्दोआन डेल्ट मेजर इलेक्शन ब्लो एज ऑपोजिशन पार्टी विंस बिग सिटीज। और टर्की में इतिहास है कि जब लोकल इलेक्शंस अंकारा के, इस्तांबुल के, वेरियस इनके और जो शहर है, वहां पे लोकल इलेक्शंस एक पार्टी हारती है तो उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी उस पार्टी की हार ही होती है। तो इसलिए एर्दोआन आज के समय बहुत ज़्यादा नर्वस है, और इनको नर्वस होना भी चाहिए। क्योंकि टर्की के लोगों के सामने दो चीज़ें थी। एक तरफ ओटोमन एम्पायर का सपना, एक ऐसा सपना जो कब सच हो पता नहीं, और दूसरी तरफ एक कड़वी रियलिटी, और ये रियलिटी थी महंगाई की और इनकी खुद की करेंसी की पिटाई की। नाउ टर्की की करेंसी है लीरा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप सभी जैसे कि जानते हैं कि इस्लामिक देशों में एक ही चूरन बेचा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं, नया पाकिस्तान बनाने की बात हो रही थी, पाकिस्तान को मदीना बनाने की बात हो रही थी। ऐसे ही तुर्की में ओटोमन एम्पायर बनाने की बात होती है, और काफ़ी कुछ बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, इनसे कुछ होता जाता कुछ है नहीं। और लेकिन जो अर्दगान अंकल थे वो काफ़ी कुछ करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरह का बिहेव करा है कि अभी डूबते जा रहे हैं। उनकी करेंसी की जो पिटाई हुई है वो बेहिसाब हुई है। 3-4 साल से शायद मैं ही सुनता आ रहा हूँ। और अब तो इनकी जो इन्फ्लेशन है ना, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान से डबल है शायद इनकी इन्फ्लेशन। पाकिस्तान शायद 20 से 26 पे है, ये 40 से 45 के आसपास जा रहे हैं ये लोग, तुर्की वाले। कि रिसेंटली महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से और ग्लोबल कारणों की वजह से टर्की की करेंसी कितना ज़्यादा पिट चुकी है, और अब ये इंडियन रुपी के कितने पास आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। आज से करीब 5 साल पहले आप अगर जाओ, 4-5 साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं, तो एक टर्किश लीरा के बदले में 13 से 14 इंडियन रुपीस मिलते थे। नाउ लीरा की डिवैल्यूएशन इतनी हुई है, ये करेंसी इतनी गिरी है कि आज के समय एक लीरा के बदले 2.5 इंडियन रुपीस मिलते हैं। और ये बस शुरुआत है। मैं आपको बता दूं, टर्किश लीरा आने वाले सालों में
इतना ज़रा गिरेगी। इसके बारे में मैं काफ़ी सालों से आपको बता रहा हूँ कि टर्किश लीरा वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, लगातार इसकी वैल्यूएशन गिर रही है। और कई इंडियंस एक्चुअली टर्की में घूमने भी इसलिए जाते हैं क्योंकि इनकी जो करेंसी है कंपेयर टू द इंडियन रुपी ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। एक बार को आप कह लीजिए टर्की में घूमना सस्ता भी हो गया था इंडियंस के लिए, इस वजह से भी कई इंडियंस टर्की में जाते थे। मगर अभी इनकी करेंसी और भी ज़रा गिरेगी क्योंकि अनुमान यह है कि एर्दोआन टेंशन में आके, लिटरली मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा, टेंशन में आके घबरा के एक वॉर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और कई जो इकोनॉमिस्ट हैं यूएस में वो ये लिख रहे हैं कि हाउ फार टर्किश लीरा फॉल बिफोर एर्दोआन स्टार्ट्स अ वॉर। अब एक क्वेश्चन आप पूछोगे, वेट, एर्दोआन वॉर स्टार्ट करेंगे मगर अगेंस्ट हुम? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई लार्ज स्केल वॉर होगी, मगर एक बार को अपने सपोर्टर्स को अपनी तरफ करने के लिए, इन्फ्लेशन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अगेन 70% है टर्की में, 70%। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है मगर पाकिस्तान में भी जो इन्फ्लेशन है ये 20-25% के बीच रहती है। जब एक देश में 70% की इन्फ्लेशन हो गई ना, तो आप ये मान के चल लीजिए जो आदमी कुछ पैसा बचा के रख रहा था, उसके पास बैंक में कुछ पैसा था, वो उम्मीद कर रहा था कि आज से 10-20 साल बाद तक भी ये पैसा मुझे सर्व करेगा, इसके इंटरेस्ट से मैं जिंदा रहूंगा, वो आदमी कंप्लीटली बर्बाद हो गया होगा क्योंकि इन्फ्लेशन ने उसकी सेविंग्स डिस्ट्रॉय कर दी है। और ये टर्की के कई नागरिकों के साथ हुआ है। इनकी परचेजिंग पावर इनके देश की इन्फ्लेशन ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी है। और इनकी जो करेंसी है मोस्ट प्रोबेबली, आई मीन पॉसिबिलिटी है कि लगातार गिरती रहेगी क्योंकि एर्दोआन एक बार को ग्रीस या फिर परहैप्स सीरिया में जो ग्रुप्स हैं, या फिर इवन मैं कहूँगा कि इजराइल के अगेंस्ट भी कुछ आप कह लीजिए स्मॉल स्केल अगर एक्शन लेते हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, उनको फिर से खलीफा का सपना दिखाने के लिए, तो बिल्कुल जो टर्किश लीरा है ये हिस्टोरिक लोज पे जा सकती है। ऑलरेडी ये हिस्टोरिक लो पे है बट इट कैन फॉल इवन फर्दर। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर, पाकिस्तान पर, हमारे रीजन पे क्या होगा। देखो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो आप ये देखोगे, अब एर्दोआन सुधरी हुई बातें करेंगे। एर्दोआन ने एक बार को ये भी संकेत दिए थे कि ये अपने देश का संविधान बदल सकते हैं जिससे इनकी टर्म और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे बाय द वे अभी टर्की में जो अगले मेजर इलेक्शंस हैं ये 2028 में होंगे। 2028 में एर्दोआन की टर्म खत्म होनी है। तो अभी एर्दोआन कहीं जाने नहीं वाले, बट ये अब प्रेशर में होंगे क्योंकि अब इनके सामने एक प्रतिद्वंदी आ चुका है, एक्रम इमामोग्लू। ये आदमी एर्दोआन को हरा सकता है इन द फ्यूचर। बीच में अगर मान लीजिए टर्की में पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है तो उस केस में भी मैं कहूँगा कि ये आदमी एक बार को एर्दोआन को रिप्लेस कर सकता है। तो एर्दोआन डेफिनेटली अपने देश की जो इकोनॉमी है ये फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बाकी इंडिया के प्रति ना देखो, मुझे लगता नहीं है कि टर्की की पॉलिसी में मेजर चेंज आने वाला है क्योंकि एर्दोआन जब भारत में भी आए थे G20 समिट के दौरान तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें भी की थी कि साउथ एशिया में इंडिया सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर इंडिया कल को UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हमको खुशी होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि कल को टर्की में एक नया प्रेसिडेंट आता है तो सडनली वो कश्मीर को लेकर कमेंट करना बंद कर देगा, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद कर देगा। आई डोंट थिंक इट विल हैपन। और मोरओवर हमने पिछले 5 सालों में ये भी देखा है कि टर्की के सपोर्ट की कुछ वैल्यू भी नहीं है। टर्की का सपोर्ट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इनकी करेंसी की तरह ही है, इट कीप्स फॉलिंग, इट हैज़ प्रीटी मच नो वैल्यू। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आप अगर देखो तो इट रियली डज नॉट अफेक्ट अस मच। और एर्दोआन अभी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कहीं चले जाएंगे, कुछ साल तक ये रहेंगे। हाँ, अगर एर्दोआन ने एक वॉर स्टार्ट कर दी अपने सपोर्टर्स को वापस रिचार्ज करने के लिए तो उस केस में मैं कहूँगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस पूरे रीजन में बढ़ सकती है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे भी होगा क्योंकि टर्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को कंट्रोल करता है। जो ये ब्लैक सी का पार्ट है ना, ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ने के लिए इस्तांबुल का जो स्ट्रेट है इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो कुछ वॉर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया महसूस करेगी। और मैं आपको बता दूं एर्दोआन पॉसिबिलिटी है कि नर्वसनेस में आके, डर में आके कोई बड़ी गलती कर सकते हैं एंड दिस माइट अफेक्ट द होल वर्ल्ड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स होती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि रिसेंटली यूरोपियन कंट्री पोर्टुगल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये काफी चर्चा में थे। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन बी मार्सेलो, ऑप्शन सी जे डेल या फिर ऑप्शन डी लुइस मोंटेनीग्रो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी सही उत्तर समझ पाए। तो भाई आंसर जरूर देना। और मैं भी 1-2 बात और बोलता हूँ, इसमें ज़्यादातर तो सर ने सारी बात बता ही दी हैं।
देखिए, जब एक कंट्री और जिसकी महंगाई दर कितनी ज़्यादा, इन्फ्लेशन बेहिसाब हो चुका है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उस देश का जो नेता है वो अपनी आवाम को सपना दिखाता है ओटोमन एम्पायर का, जो उनका विशाल साम्राज्य था आज से पहले, जो टूट के बिखर चुका है, उसके सपने दिखाता, तो जनता कुछ समय तक तो साथ में रहती है, लेकिन जब महंगाई की मार पड़ती है तो धीरे धीरे अलग हटने लगती है। तो सही कह रहे हैं प्रशांत धवन सर कि ऐसे हालात में अगर उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई किसी देश से युद्ध छेड़ देता है तो पूरी जनता एकजुट हो जाती है और उसी पार्टी और उसी नेता को सपोर्ट करती है, देखा गया है पूरी दुनिया के अंदर। तो शायद हो सकता है कि ये सारे काम करने की सोच सके अर्दोगान अंकल, क्योंकि सबको सत्ता प्यारी होती है। और जब ये आए थे ना, इनका काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा था पूरे एशिया में, इधर की साइड जो सऊदी अरब वगैरह है, इधर की साइड ईस्ट एशिया में पाकिस्तान तो है ही फैन, काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा था। और आए दिन इजराइल के खिलाफ भाषण देते रहते हैं अर्दोगान अंकल भी, वैसे अच्छी बातचीत है, लेकिन जब मुसलमान हैं तो उस प्रकार का भाषण देंगे भी कि भाई सपोर्ट भी तो करना फ़लस्तीन को। इसलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि अर्दोगान अंकल की सत्ता कब तक रहेगी, बीच में जाएगी या अगले टर्म नहीं ले पाएंगे, जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।